बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम्स की वजह से एमसीक्यूज़ की जो लेक्चर सीरीज़ थी उसमें ब्रेक आई, जिसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। और इंशाल्लाह ये सिलसिला फिर बहाल हो गया है और ये अब ये कंटिन्यूसली वीडियोज़ अपलोड होंगे। हमने स्टार्ट ली थी फर्स्ट ईयर से, लेकिन चूँकि MDCAT आ रहा है और टेस्ट आ रहा है, तो हमने सोचा कि सेकेंड ईयर के जो क्रिटिकल चैप्टर्स हैं, जो मुश्किल भी है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी है और इनसे MCQs भी ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम्स में, टेस्ट के अंदर, तो इसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज का जो लेक्चर है वो सेकेंड ईयर पर रखा हुआ है। और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज़्यादा टेक्निकल और ज़्यादा टेस्ट में आने वाला चैप्टर इनहेरिटेंस से हम स्टार्ट लेंगे। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हर MCQs की जो सीरीज़ है उसके 3 वीडियोज़ होंगे। पार्ट फर्स्ट जो है वो अब तक जो MCQs ईटा और MDCAT में आ चुके हैं उनके मुतलिक, दूसरा पार्ट सेकंड जो है वो बुक के जो एक्सरसाइज है उनके मुतलिक, और तीसरा प्रोबेबल MCQs, एक्सपेक्टेड MCQs जो मेरे ख्याल के मुताबिक आ सकते हैं। तो इसी जो तरतीब है उसी के मुताबिक चलते हुए इनहेरिटेंस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट जो है MCQ सीरीज़ वो हम शुरू कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक दो पॉइंट्स जहन में रखें कि ये जो चैप्टर है इनहेरिटेंस, ये बायोलॉजी का एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा करेक्ट होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट होना पड़ता है। बायोलॉजी के जो दूसरे चैप्टर्स हैं उनमें फॉर एग्जांपल एक टीचर को कोई बात सही तरह से समझ नहीं आती तो वो अपने तरफ से कुछ ना कुछ कर सकता है स्टूडेंट को मुतमईन करने के लिए। लेकिन ये जो चैप्टर है ये थोड़ा बहुत मैथमेटिकल है और टेक्निकल है। इसमें अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपका ग्रिप मजबूत नहीं है कंटेंट के ऊपर, तो आप MCQs को सॉल्व नहीं कर सकते और टीचर भी सॉल्व नहीं कर सकता। तो एक साउंड बैकग्राउंड ज़रूरी है इस चैप्टर के MCQs को हैंडल करने के लिए। और यही वजह है कि मेरे पास जो MCQs की जो किताबें हैं जो मुख्तलिफ अकेडमी ने छापी है, जब आप इस चैप्टर को लेकर MCQs के ऑप्शन को आप देखोगे जिस तरह उन्होंने सॉल्व किया है, तो गलतियाँ मौजूद हैं। और उसकी वजह यह है कि जिन लोगों ने ये MCQs हैंडल किया है उनका जेनेटिक्स में बैकग्राउंड जो है वो वीक होता है। ये बायोलॉजी के दूसरे पोर्शन की तरह बिल्कुल भी नहीं है कि आप क्रेमिंग करें, याद करें चीज़ों को, या आप अपनी तरफ से कोई कॉन्सेप्ट कर ले। ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल पोर्शन है। तो हम स्टार्ट लेते हैं और मैं आपको साथ साथ ये भी बताता जाऊँगा कि जो MCQs की किताबें हैं मार्केट के अंदर उसमें कौन सा ऑप्शन क्यों गलत है। और साथ में मैं ये भी बताऊँगा कि बाद MCQs जो ईटा या MDCAT में आते हैं उनके स्टेटमेंट्स जो है वो टेक्निकली रॉन्ग होते हैं। इस तरह के कुछ MCQs अभी मैंने बोर्ड पर लेके हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं MCQs नंबर फर्स्ट से। आप ये देखें, इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो ये जो कि एक डाई हाइब्रिड क्रॉस एज वी ऑल नो कि उस क्रॉस को कहते हैं जिसमें हम एट ए टाइम 2 कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं, 2 कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में जब 2 कैरेक्टर जा रहे होते हैं तो क्या 2 कैरेक्टर एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं या नहीं। तो उसकी बुनियाद पर इंडिपेंडेंट असार्टमेंट की स्टेटमेंट जो है मेंडल की वो आती है। ये जो MCQ ये कह रहा है कि इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, कितने होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो सकते हैं एक डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। तो ये देखिए कि ये जो स्टेटमेंट है ये भी टेक्निकली रॉन्ग है। इन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं उनके मुताबिक ये जो स्टेटमेंट है ये इस तरह से होना चाहिए था कि इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग कैन बी प्रोड्यूस्ड इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन ज़रूरी होता है। अगर आप सिर्फ F1 को देखें तो इसमें करेक्ट ऑप्शन 1 आता है, उसमें 0 आता है। लेकिन आप देखें कि ऑप्शन में 0 है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि जो एग्जामिनर है वो F2 की बात कर रहा है। अगर वो F2 की बात कर रहा है तो उसे F2 यहाँ पर लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं लगा। लेकिन ऑप्शन से हमें ये पता चलता है कि ये एग्जामिनर जिसने ये MCQ सेट किया है वो F2 की बात कर रहा है। तो ये MCQ जो है वो टेक्निकली इतना दुरुस्त नहीं है, लेकिन हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग कैन बी प्रोड्यूस्ड, कि एक डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 के अंदर कितने होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग पैदा हो सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है D 4।
सॉरी ए 4 ये करेक्ट ऑप्शन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, और ये जिस किताब की मैं बात कर रहा हूँ एमसीक्यूज वाली, उसने ऑप्शन लगाया है 2 सी, जो कि दुरुस्त नहीं है। एमसीक्यूज को देखे वो कह रहा है कि हाउ मेनी होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग कैन बी प्रोड्यूस्ड। उसने ये नहीं कहा कि डबल होमोजाइगस। अगर ये इस एमसीक्यूज में डबल होमोजाइगस होता तो ऑप्शन 2 करेक्ट आता। ये मैंने इधर टेबल बनाया है चेकर बोर्ड। आप 2 इंडिविजुअल ले, आर 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 आर, ये हेट्रोजाइगस है, डबल हेट्रोजाइगस, ये डबल हेट्रोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। इनको जब हम क्रॉस करते हैं, इनके गैमीट फॉर्म करते हैं, तो आपके पास चेकर बोर्ड कंप्लीट होता है। 16 टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग आपके पास पॉसिबल है। तो उन 16 टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग में होमोजाइगस कितने हैं? 4। एक ये है डबल होमोजाइगस डोमिनेंट, एक ये है, यहाँ पर भी होमोजाइगस है, यहाँ पर भी होमोजाइगस है। आल दो ये बात दुरुस्त है कि यहाँ पर होमोजाइगस रिसेसिव है। जीन वाई के बेस पर ये इंडिविजुअल होमोजाइगस रिसेसिव है, और जीन आर के बेस पर ये इंडिविजुअल होमोजाइगस डोमिनेंट है, लेकिन है तो होमोजाइगस। यहाँ पर तो उसने होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव की कोई जिक्र नहीं किया। यहाँ भी ये भी जिक्र नहीं किया कि डबल होमोजाइगस, उसने सिर्फ होमोजाइगस मांगा है। तो अगर आप होमोजाइगस इंडिविजुअल की बात करें तो ये होमोजाइगस है डबल होमोजाइगस, ये डबल होमोजाइगस है, लेकिन एक लुसाई पर ये होमोजाइगस डोमिनेंट है और दूसरी लुसाई पर ये होमोजाइगस रिसेसिव है। ये जो इंडिविजुअल है ये भी होमोजाइगस है, डबल होमोजाइगस है। ये भी जीन आर पर ये होमोजाइगस रिसेसिव है और जीन वाई पर ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, और ये इंडिविजुअल डबल होमोजाइगस रिसेसिव है। ये डबल होमोजाइगस डोमिनेंट, ये डबल होमोजाइगस रिसेसिव, ये होमोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस रिसेसिव, ये होमोजाइगस रिसेसिव होमोजाइगस डोमिनेंट है, लेकिन है तो 4 होमोजाइगस। तो एसएमसीक्यूज को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट और टीचर इस ऑप्शन की तरफ जाते हैं, और ये जब 2 की बात कर रहे हैं तो ये इन 2 की बात कर रहे हैं कि ये दोनों लुसाई पर होमोजाइगस डोमिनेंट, ये दोनों होमोजाइगस लुसाई पर होमोजाइगस रिसेसिव, लेकिन ये भी तो होमोजाइगस है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 4। इसलिए एसएमसीक्यूज को मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, ये आप चेकर बोर्ड आप देखें। एमसीक्यूज नंबर 2 जो ईटा 2012 में आया हुआ था, हाउ मेनी जीनोटाइप्स विल बी प्रोड्यूस बाई क्रॉसिंग ऑफ 2 एलील्स। कि जब हम 2 एलील को, कंट्रास्टिंग एलील को क्रॉस करते हैं, तो कंट्रास्टिंग, यहाँ पर मैं एक करेक्शन कर दूँ स्टेटमेंट के अंदर, 2 कंट्रास्टिंग कंट्रास्टिंग मीन मुखालिफ एलील। जब हम 2 मुखालिफ एलील को क्रॉस करते हैं तो हमारे पास कितने जीनोटाइप्स पॉसिबल है? यहाँ पर भी एग्जामिनर को चाहिए था कि F1 और F2 की बात करता, लेकिन चूंकि जेनेटिक्स के अंदर, इनहेरिटेंस के सेक्शन के अंदर जब हम मानो हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं या डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, तो अक्सर इस तरह से एमसीक्यूज का मतलब F2 होता है। और अगर F2 की हम बात करें तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 3। यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यूज की किताबों में ये ऑप्शन दिया हुआ है 2 वाला, लेकिन ये ऑप्शन है 3। किस तरह कि अगर आप 2 कंट्रास्टिंग एलील देखे, यहाँ पर मैंने एमसीक्यूज को सॉल्व किया हुआ है। ये होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल है, ये होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल है। इनको अगर हम क्रॉस करें तो हमारे पास F1 आता है हेट्रोजाइगस। F1 क्रॉस F1 जब हम करते हैं, पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, तो हमारे पास एक इंडिविजुअल आता है होमोजाइगस डोमिनेंट, ये एक अलग जीनोटाइप है। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, ये दोनों, ये एक अलग जीनोटाइप है। और होमोजाइगस रिसेसिव, ये एक अलग जीनोटाइप है। आल दो कि होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव दोनों ही होमोजाइगस है, लेकिन होमोजाइगस जीनोटाइप के अंदर 2 किस्म के जीनोटाइप है, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस। तो टोटल टाइप्स ऑफ जीनोटाइप जो पॉसिबल है वो है 3। नंबर 1 होमोजाइगस डोमिनेंट, नंबर 2 हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, नंबर 3 होमोजाइगस रिसेसिव। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है C, 3 टाइप ऑफ जीनोटाइप्स आर पॉसिबल बाई क्रॉसिंग ऑफ 2 कंट्रास्टिंग एलील्स। MCQs नंबर 3 देखे, इट इज अ डायरेक्ट टाइप ऑफ MCQs, एन इंडिविजुअल विथ कंट्रास्टिंग एलील इज कॉल्ड। अगर एक इंडिविजुअल के अंदर एक कैरेक्टर को लेकर, एक लोकस को लेकर 2 कंट्रास्टिंग एलील हो, एक जीन के 2 एलील हो लेकिन वो आइडेंटिकल ना हो, कंट्रास्टिंग मीन मुखालिफ, तो उस इंडिविजुअल को हम क्या कहेंगे? जीनोटिपिकली हम क्या कहेंगे? होमोजाइगस, मोनोओशियस, हेट्रोजाइगस
डायोशियस। तो ये तो बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज हैं कि ऐसे इंडिविजुअल को हम हेटेरोजाइगस कहेंगे। ये जो इंडिविजुअल है इस तरह से इंडिविजुअल होगा जिसमें एक जीन के 2 अलील होंगे और दोनों जो अलील है वो आइडेंटिकल ना हो, मुख्तलिफ हो, एक जीन के 2 अलील एक लोसाई के ऊपर, तो वो उसको हम हेटेरोजाइगस कहें। बाकी जो ऑप्शन है होमोजाइगस, होमोजाइगस इस तरह के इंडिविजुअल को कहते हैं जिसमें दोनों अलील जो है वो एक जैसे हो, आइडेंटिकल हो। द इंडिविजुअल, होमोजाइगस को हम डिफाइन करते हैं द इंडिविजुअल विच हैव बोथ अलील आइडेंटिकल ऑफ अ जीन, जिसमें एक जीन के 2 अलील बिल्कुल आइडेंटिकल हो। और हेटेरोजाइगस को हम डिफाइन, हेटेरो मीन डिफरेंट, एन इंडिविजुअल दैट हैव 2 डिफरेंट अलील ऑफ अ जीन, कि एक जीन के जो 2 अलील है वो एक जैसे ना हो, तो उसको हम हेटेरोजाइगस कहेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है सी। मोनोउशियस और डायोशियस का तो इस से ताल्लुक ही नहीं है। मोनोउशियस उन इंडिविजुअल्स को कहा जाता है जिसमें मेल और फीमेल एक ही बॉडी के अंदर मौजूद हो, जिस तरह के प्लेटिहेल्मिन्थ्स, लीवर फ्लूक, या हमारे पास एनेलिड्स, जिसमें मेल और फीमेल एक ही बॉडी के अंदर मौजूद हो। जिस तरह मेजॉरिटी प्लांट्स है कि प्लांट के अंदर जो फ्लावर है उसमें मेल एंड फीमेल स्टेमन और कार्पल दोनों होते हैं, तो प्लांट मेजॉरिटी मोनोउशियस है। कुछ एनिमल भी मोनोउशियस है। डायोशियस उन इंडिविजुअल्स को कहा जाता है, उन एनिमल, उन प्लांट को कहा जाता है कि जिनका मेल अलग और फीमेल अलग हो। जिस तरह इंसान के मेल अलग है और फीमेल अलग। तो इन 2 का ताल्लुक रिप्रोडक्शन के चैप्टर से है, यहाँ पर इस बहस इनका कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ पर कंपटीशन है होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस इस तरह का इंडिविजुअल जिसमें दोनों अलील एक जैसे हो, और हेटेरोजाइगस जिसमें 2 मुख्तलिफ अलील हो, कंट्रास्टिंग अलील हो। एमसीक्यूज नंबर 4 देखें, जो 2011 ईटा में आया हुआ है। अ पुनेट स्क्वायर इज यूज्ड टू डिटरमाइन। पुनेट स्क्वायर किस चीज़ को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किस चीज़ को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? पहले तो पुनेट स्क्वायर, पुनेट जो है एक साइंटिस्ट है जिसने एक स्टैटिस्टिशियन है जिसने मेंडल लॉ को डिपिक्ट करने के लिए, मेंडल लॉ को एक अच्छी शक्ल देने के लिए ये स्क्वायर बनाया था। ये जो स्क्वायर है इसको पुनेट स्क्वायर कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पुनेट स्क्वायर जो है ये किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 रिजल्ट ऑफ माइटोसिस, ऑप्शन नंबर 2 रिजल्ट ऑफ मियासिस, ऑप्शन नंबर 3 एक्चुअल आउटकम ऑफ अ क्रॉस, ऑप्शन डी प्रोबेबल आउटकम ऑफ अ क्रॉस। तो देखें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। असल जो कंपटीशन है इस एमसीक्यूज के अंदर वो इन 2 ऑप्शन के बीच है में है, एक्चुअल आउटकम ऑफ अ क्रॉस एंड प्रोबेबल आउटकम ऑफ अ क्रॉस। ये बहुत ज़बरदस्त एमसीक्यूज हैं और इससे आपको एक नई बात, जो स्टूडेंट बनू में नहीं पढ़ते, पेशावर या किसी और जगह पर पढ़ते हैं, तो उनको एक नई बात यहाँ पर पता चलेगी कि जब भी हम जेनेटिक्स में क्रॉस करते हैं और इस तरह का टेबल बनाते हैं या इस तरह का टेबल बनाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि ये 16 इंडिविजुअल पैदा हो गए या 4 बच्चे पैदा हो गए। ये आपको प्रोबेबिलिटी बताता है कि इस किस्म के इंडिविजुअल के, इस किस्म के ऑफस्प्रिंग के इतने % चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल इस टेबल के अंदर होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, इसका ये मतलब नहीं है कि जब ये इन दोनों ने आपस में क्रॉस किया, फर्टिलाइजेशन की, तो 4 बच्चे पैदा हो गए। ये मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि इस तरह के क्रॉस से इस तरह का बच्चा पैदा होगा, इसका चांस कितना है 25%। तो ये, और इस तरह के क्रॉस से इस तरह का हेटेरोजाइगस बच्चा पैदा होगा, इसका चांस है 50%। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि 4 बच्चे पैदा हो गए जिसमें से एक होमोजाइगस डोमिनेंट है, एक होमोजाइगस रिसेसिव है और 2 हेटेरोजाइगस है। ये बिल्कुल, ये आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा है, चांस बता रहा है कि कितने % चांस है। इस तरह ये जो चेकर बोर्ड है, ये भी आपको प्रोबेबिलिटी ही बता रहा है कि आप जब F1 क्रॉस F1 का करते हो एक डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, तो आपके पास डबल होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग पैदा होगा। इसका चांस है 1/16। इसका ये मतलब नहीं कि 16 बच्चे पैदा हो गए, इसका मतलब है कि इसका चांस आउट ऑफ 16 कितना है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है प्रोबेबल आउटकम, कि एक क्रॉस जब हम कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी है कि कौन सा जीनोटाइप, कौन सा फिनोटाइप पैदा होगा, कितने % चांसेस है। तो प्रोबेबल, नॉट एक्चुअल आउटकम। एक्चुअल आउटकम का मतलब है कि 10 बच्चे पैदा हो गए,
नो। बच्चा पैदा हो रहा है कौन से जीनोटाइप का है तो उसका चांस कितना है, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, प्रोबेबल परसेंटेज की बात होती है पुनेट स्क्वायर के अंदर भी और चेकरबोर्ड के अंदर भी। और चेकरबोर्ड भी बेसिकली एक एक्सपेंडेड पुनेट स्क्वायर ही है, ये भी पुनेट स्क्वायर ही है, लेकिन हम उसको चेकरबोर्ड का नाम इसलिए देते हैं कि यहाँ पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस है और यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस है, तो इस पुनेट स्क्वायर को हम चेकरबोर्ड कहते हैं। ए क्रॉस विद F1 हाइब्रिड, MCQ नंबर 5 देखें, ए क्रॉस विद F1 हाइब्रिड विद आइदर ऑफ द पेरेंट इज कॉल्ड। जब आप P1 क्रॉस करते हो यानी पेरेंट, दो पेरेंट का क्रॉस करते हो तो उससे जो बच्चे पैदा होते हैं उसको हम F1 कहते हैं। F1 मीन फर्स्ट फीलियल जनरेशन, यानी बच्चों की पहली नस्ल। अब ये जो बच्चे पैदा हो गए हैं इनको आप पेरेंट्स के साथ वापस क्रॉस करते हो, किसी भी पेरेंट के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास ऑप्शन है, इस क्रॉस को हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, सॉरी यहाँ पर C है रिवर्स क्रॉस, D है नन। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस किस तरह होता है और ये हम क्यों करते हैं, बैक क्रॉस के दो मकासद होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बैक क्रॉस को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि अ क्रॉस बिटवीन ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट। जब भी एक क्रॉस के अंदर, एक एक्सपेरिमेंट के अंदर बच्चे पैदा हो गए तो उन बच्चों से मेल या फीमेल लेकर पेरेंट के मेल या फीमेल से मिलाना, इसको बैक क्रॉस कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये पेरेंट्स हैं P1 पेरेंटल जनरेशन, ये पेरेंट है, फॉर एग्जांपल ये मेल है ये फीमेल है। तो जब हम इनको क्रॉस किया तो बच्चे पैदा हो गए तो उन बच्चों को हम कहेंगे F1 मीन फिलियल, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, यानी बच्चों की पहली नस्ल। अब इन बच्चों में से मेल या फीमेल को लेकर इनमें से किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करना, इसको बैक क्रॉस कहते हैं। तो बाकी के जो ऑप्शंस है, टेस्ट क्रॉस या रिवर्स क्रॉस, और रिवर्स क्रॉस कोई टर्म नहीं है जेनेटिक्स के अंदर, इसको आप बैक क्रॉस कह सकते हैं, लेकिन जेनेटिक्स की किताब में ये टर्म मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये तो बिल्कुल एक्सक्लूडेड है, नन भी एक्सक्लूडेड हो गया। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में फ़र्क किया है ये मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये देखें कि बैक क्रॉस हम करते क्यों हैं, वाई वी परफॉर्म बैक क्रॉस इन जेनेटिक्स। इसके दो बुनियादी मकसद होते हैं। एक मकसद ये होता है कि जब आपके पास F1 पैदा हो गया इस क्रॉस से, तो आपको F1 का फेनोटाइप तो पता है लेकिन उसकी जीनोटाइप आपको पता नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपने एक राउंड सीड पी प्लांट ली और एक रिंकल सीड पी प्लांट से क्रॉस किया, तो आपके पास जो F1 बच्चे पैदा हो गए पी प्लांट के, तो वो तो सारे राउंड हो गए, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस। अब ये पता लगाने के लिए आप जो है F1 को वापस क्रॉस करते हैं रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो बैक क्रॉस का सबसे बड़ा मकसद तो ये होता है कि हम जीनोटाइप मालूम करें F1 का। तो इस लिहाज से बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस की एक किस्म हो गई। लेकिन बैक क्रॉस एक और मकसद के लिए भी किया जाता है जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसका ये यहाँ पर आप ज़रा ये तफसील देखें कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक काऊ है जिसमें मीट ज़्यादा है, और आपके पास बुल है जो ऐसी नस्ल से ताल्लुक़ रखता है जिसमें मिल्क ज़्यादा है। आपने एक नस्ल, एक वैरायटी गाय के लिए जिसमें गोश्त ज़्यादा है, और एक वैरायटी बुल के लिए जिसमें मिल्क ज़्यादा है। अब हम कर क्यों रहे हैं ये क्रॉस कि ऐसे जो बच्चे पैदा होंगे, ये दो नस्लें हैं, दो ब्रीड्स है गाय की, स्पीशी तो एक ही है लेकिन ब्रीड मुख्तलिफ है। तो ऐसे जो नस्ल पैदा होगी उसमें मीट भी होगा और मिल्क भी, दोनों फ़ायदे होंगे। इसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और जब आप ये हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो आपके पास जो बच्चे पैदा हुए हाइब्रिड बच्चे, F1 कह लीजिए इनको, तो इसमें मीट प्लस मिल्क दोनों प्रॉपर्टी आ गई इस ब्रीड के अंदर, ये हाइब्रिड जो ब्रीड है। अब आप चाहते हैं कि ये जो मैंने हाइब्रिड नस्ल पैदा की इसमें मिल्क और भी ज़्यादा हो, तो मिल्क और ज़्यादा करने के लिए आप ये जो बच्चे हैं इनको वापस
पेरेंट के साथ क्रॉस करता है उस पेरेंट के साथ जिसमें मिल्क ज़्यादा है। तो इससे जो बच्चा, ये अब बैक क्रॉस है। और इस बैक क्रॉस से जब बच्चे पैदा होंगे, ऑफस्प्रिंग, पेरेंट और बच्चों के क्रॉस से जो बच्चे पैदा होंगे उसमें मीट तो होगा ही होगा, लेकिन उसमें मिल्क जो है वो ज़्यादा होगा। तो बैक क्रॉस का एक मकसद ये भी होता है। टेस्ट क्रॉस को हम डिफाइन करते हैं अ क्रॉस परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल, कि हम एक इंडिविजुअल का जीनोटाइप मालूम कर सके कि वो होमोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस रिसेसिव या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, वो क्या है। तो इसके लिए हम करते हैं टेस्ट क्रॉस। लेकिन अगर हम टेस्ट क्रॉस जो है वो ऑफस्प्रिंग और पेरेंट के बीच में करें तो ऐसे टेस्ट क्रॉस को हम बैक क्रॉस कहेंगे। ये असल में तो है बैक टेस्ट क्रॉस ही है, क्योंकि ये जीनोटाइप मालूम करने के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये क्रॉस जो है आपने बच्चों और पेरेंट के बीच किया तो इसको हम बैक क्रॉस कहते हैं। सो बैक क्रॉस यहाँ पर एक टेस्ट क्रॉस की किस्म है, लेकिन यहाँ पर बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस की किस्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम एक खास वैरायटी डेवलप करने के लिए बैक क्रॉस कर रहे हैं। किस तरह? अपने गाय की एक नस्ल ली जिसमें मीट ज़्यादा है, आपने एक गाय की दूसरी नस्ल से बुल लिया जिसमें मिल्क ज़्यादा है, आपने क्रॉस किया, बच्चे पैदा हुए, उसमें मीट और मिल्क दोनों प्रॉपर्टी। अब आप चाह रहे हैं कि मिल्क थोड़ा ज़्यादा हो, तो आप इन बच्चों को वापस मिल्क वाली वैरायटी से दोबारा क्रॉस करेंगे। तो ये बैक क्रॉस है, लेकिन ये टेस्ट क्रॉस नहीं है। यहाँ पर बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बैक क्रॉस है ये टेस्ट क्रॉस है। सो बाय लार्ज बैक क्रॉस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेस्ट क्रॉस। लेकिन कुछ एग्जाम्पल में हाइब्रिडाइजेशन जो एक्सपेरिमेंट्स है या हाइब्रिडाइजेशन के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं फार्मिंग के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, तो उसमें बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बैक क्रॉस जो है वो जीनोटाइप मालूम करने के लिए नहीं किया जाता। लेकिन ये भी आप बात ध्यान में रखें कि कुछ जो सिंपल एमसीक्यूज स्ट्रेट फॉरवर्ड जो इन्फॉर्मेटिव है, जिसको हम रिकॉर्ड एमसीक्यूज कहते हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट बुक में मौजूद है, जैसे द फादर ऑफ जेनेटिक्स, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज मेंडल, या हु यूज्ड द टर्म जीन, हु काइंड द टर्म जीन, जॉनसन। तो इस तरह के एमसीक्यूज को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव या रिकॉर्ड एमसीक्यूज है, ये आप किताब में खुद भी देख सकते हैं। मैं टारगेट कर रहा हूँ टेक्निकल कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज को। तो एक और नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 6। इसका कॉन्सेप्ट हमारी किताब में भी मौजूद नहीं है। लीथल जीन्स। लीथल जीन्स उन जीन को कहा जाता है कि ये इस तरह की बीमारी काज करते हैं कि जो बच्चे को एम्ब्रियानिक डेवलपमेंट के दौरान ही ख़त्म कर रहे हैं, यानी वो बच्चा कभी पैदा ही ना हो। अगर इंडिविजुअल में वो जो जीन है वो होमोजाइगस कंडीशन में आ जाए, वो अलील जो होमोजाइगस कंडीशन में आ जाए और इंडिविजुअल को अर्ली डेवलपमेंट स्टेज में ही ख़त्म कर दे, तो ऐसे एलील्स को हम लीथल अलील कहते हैं। लीथल अलील्स दूज अलील देट किल द ऑफस्प्रिंग इन द अर्ली एम्ब्रियानिक डेवलपमेंटल स्टेजेस, तो उनको हम लीथल अलील कहते हैं। तो ये लीथल अलील का कंसेप्ट हमारी किताब के अंदर मौजूद नहीं है। शायद फेडरल में होगी, मैंने वो फेडरल फ्रेंकली स्पीकिंग पंजाब और फेडरल की किताबें मैंने नहीं देखी, लेकिन केपी टेक्स्ट बुक में लीथल एलील का कंसेप्ट नहीं है। लेकिन बहरहाल ऐसे एमसीक्यूज को हम डील करेंगे और काफ़ी सिंपल है, लेकिन चूँकि ये टर्म नया है तो इसलिए आपको थोड़ा सा मुश्किल ये लगेगा। इन अ मीटिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल दैट आर हेटेरोजाइगस फॉर अ रिसेसिव लीथल एलील। रिसेसिव लीथल एलील का मतलब है कि ये अलील आपको एक इंडिविजुअल को तभी मार सकता है जब ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में आ जाए। व्हाट जीनोटिपिक रेशियो, होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हो गए, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कितने हो गए, होमोजाइगस रिसेसिव कितने हो गए, F2 में। आप दो इंडिविजुअल को ले रहे हैं जो हेटेरोजाइगस है लीथल एलील के लिए, दोनों इंडिविजुअल पेरेंट F1 से, आप F1 क्रॉस F1 आप कर रहे हैं, तो उससे F2 पैदा हो रहा है। तो F2 में आपसे पूछा जा रहा है कि F2 में होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव के बीच जो रेशियो है, परसेंटेज है, वो कितनी कितनी होगी। ये MCQ 2017 ईटा। ऑप्शन नंबर 1 1:2:1, जिस तरह के नॉर्मल मानो हाइब्रिड क्रॉस में, मेंडेलियन क्रॉस में ये रेशियो आ रही है। 3:1:1, C 1:2:0, D 0:2:1। तो पहले हम करेक्ट ऑप्शन पिक करते हैं।
MCQs की जो सीरीज़ मेरे पास है, 2 किताबें हैं, नाम नहीं ले रहा मैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गलतियाँ इंसान से होती है, तो इसलिए मैं जो टेस्टिंग एजेंसी सारी जो अकेडमी है जिसने ये किताब बनाई है, 2 किताबें मेरे उन दोनों ने ये MCQs को गलत सॉल्व किया है। मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि उनका जो प्रॉफिट है या कारोबार है वो ख़राब हो जाएगा। तो या ये भी हो सकता है कि प्रिंटिंग की गलती हो, या ये भी हो सकता है कि जिसने MCQ सॉल्व किया है उसने ठीक तरह से समझा नहीं हो, गलतियाँ इंसान से हो जाती है। तो उन्होंने जो ऑप्शन पिक किया है वो ऑप्शन ये वाला पिक किया है जो नॉन लीथल एलील, जो नॉर्मल मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आ रहा है। तो लेकिन करेक्ट ऑप्शन ये है। किस तरह से, ये आप देखें, ये एक इंडिविजुअल है जो हेट्रोजाइगस है लीथल अलील के लिए। ये लीथल अलील है, ये एक जीन है L, और इस जीन के 2 अलील है, एक डोमिनेंट अलील जो कि नॉर्मल है और एक लीथल अलील जो इंडिविजुअल को मार सकता है, मार नहीं सकता बल्कि मार देता है अगर होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में आ जाए। तो ये दोनों हेट्रोजाइगस है, जिस तरह के स्टेटमेंट है हेट्रोजाइगस फॉर रिसेसिव अलील, लीथल अलील। तो जब हम इन दोनों को क्रॉस करते हैं तो ये जब गेमीट फॉर्म करता है तो 50% गेमीट इस तरह से हो गए, 50% गेमीट के अंदर लीथल अलील होगा स्पर्म के अंदर। जिस तरह अब ये जो इंडिविजुअल है ये जब एग फॉर्मेशन करता है मियासिस के दौरान तो इसके 50% एग में नॉर्मल अलील और 50% एग में लीथल अलील होगा। तो अब ये फर्टिलाइजेशन होती है, 25% चांस है कि ये स्पर्म आ जाए, ये अंडा फर्टिलाइज कर जाए, तो इंडिविजुअल होगा होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट LL। अगर ये स्पर्म आ जाए इस अंडे को फर्टिलाइज करे तो इंडिविजुअल होगा हेट्रोजाइगस डोमिनेंट L एंड L, जिस तरह के F1 है। लेकिन अगर ये आ जाए और इसको फर्टिलाइज करे तो इंडिविजुअल होगा LL। और ये जो इंडिविजुअल है ये पैदा नहीं हो गए, ये अर्ली डेवलपमेंट के दौरान ये ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए होमोजाइगस डोमिनेंस कितना जिंदा है, लाइव मीन जिंदा, पैदा होगा, जिंदा भी होगा, ग्रो भी करेगा, 25% चांस। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट पैदा भी होगा, जिंदा भी होगा, ग्रो भी करेगा, क्योंकि इसका एक अलील जो है वो नॉर्मल है, 50%। तो ये जो इंडिविजुअल है ये तो पैदा हो ही नहीं सकता, तो होमोजाइगस रिसेसिव आपके पास कितना आएगा, 0। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज C। ये जो किताबों ने ये जो ऑप्शन पिक किया है ये दुरुस्त नहीं है। आप लिखने में तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल तो पैदा ही नहीं होगा, तो 0। होमोजाइगस रिसेसिव लीथल अलील के केस में अगर दोनों पेरेंट और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो लीथल अलील के लिए, तो इस तरह के केस में होमोजाइगस रिसेसिव बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता। तो पैदा नहीं हो सकता तो ऑप्शन हमारे पास 0 वाला होगा। तो ये सीक्वेंस देखिए, आपसे मांग रहा है होमोजाइगस डोमिनेंट कितना होगा, 1, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कितना हुआ, 2, होमोजाइगस रिसेसिव नॉर्मल हालात में 1 आ सकता है, लेकिन इस हालत में तो वो पैदा हो ही नहीं सकता, तो 0। सो ये जो C है ये करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 7 देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप एंड फेनोटाइपिक रेशियो विल बी सेम। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, डोमिनेंस रिलेशनशिप या इंटर एलिलिक जो इंटरेक्शन है उसकी बात हो रही है, इंट्राजेनिक इंटरेक्शन की बात हो रही है, इंटरजेनिक या नहीं, इंट्राजेनिक डोमिनेंस रिलेशनशिप या इंटर एलिलिक रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन 2 अलील्स ऑफ अ जीन, इसकी बात हो रही है कि इन केसेस में किस केस में जीनोटिपिक और फेनोटिपिक रेशियो एक जैसे आएंगे। तो ये जो MCQ किताब के अंदर लिखा हुआ है, 2 टेस्टिंग जो कोचिंग एकेडमीज है उनकी 2 किताबें मेरे पास है, उनमें ऑप्शन गलत थे, तो MCQ को मैंने करेक्ट किया हुआ है अपने तौर पर। कोडोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, हमारा ऑप्शन है ऑल। इन तीनों को जब हम लेक्चर के दौरान हल कर रहे थे, डोमिनेंस रिलेशन का टॉपिक जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि इन तीनों कंडीशंस में जीनोटिपिक और फेनोटिपिक रेशियो एक जैसे आते हैं। एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल लें सबसे फेमस इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, और ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये आप तीनों पर अप्लाई कर सकते हैं। सो ये देखें, मिराबलस जलापा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, R1 क्रॉस R2
R2। ये जो प्लांट थे इनका जो फ्लावर कलर था वो क्या था, रेड, इनका क्या था, वाइट। तो ये P1 मीन पेरेंट। अब ये F1 पैदा होगा, बच्चे पैदा होंगे, तो वो तो जाहिर सी बात है R1 R2 सारे क्या हो गए, पिंक। अगर ये कंप्लीट डोमिनेंस होता तो ये बच्चे रेड होते, जिस तरह के राउंड रिंकल में ये F1 राउंड आ रहे थे। तो अगर ये कंप्लीट डोमिनेंस होता तो ये रेड आते हैं, लेकिन ये मेंडल लॉ से डिविएशन है, ये वो कंडीशन है जिसमें मेंडल लॉ फॉलो नहीं हो रहा, तो ये पिंक आ रहे हैं। अब अगर हम F1 क्रॉस F1 करें, F1 क्रॉस F1 मीन्स कि R1 R2 क्रॉस R1 R2, इन बच्चों को हम सेल्फ फर्टिलाइज करें तो हमारे पास जो पुनेट स्क्वायर है उस तरह से बन जाएगा R1 R2 R1 R2। सो ये हमारे पास R1 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 R2 R1 R2 R2 R2। ये फिनोटिपिकली क्या होगा, रेड, ये फिनोटिपिकली क्या होगा, पिंक, ये फिनोटिपिकली क्या होगा, पिंक, ये फिनोटिपिकली क्या होगा, वाइट। अब इससे आप फिनोटिपिक रेशियो निकालें। ये इसलिए आ रहा है कि ये जो एलील है ये इस एलील पर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। सो फिनोटिपिक रेशियो देखें आप इस केस में, फिनोटिपिक रेशियो होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रेड, होमोजाइगस रेड सॉरी फिनोटिपिक रेशियो है। सो रेड, पिंक एंड वाइट। सो 1:2:1, ये ना फिनोटिपिक रेशियो। इसी टेबल से अगर आप जीनोटिपिक रेशियो देखें, होमोजाइगस रेड, हेट्रोजाइगस होमोजाइगस वाइट, सो वो भी 1:2:1। होमोजाइगस रेड भी 1 है, हेट्रोजाइगस है वो भी 2 है, और होमोजाइगस वाइट भी 1 है। सो जीनोटिपिक और फेनोटिपिक रेशियो दोनों केसेस में सेम आ रहे हैं, फेनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम आ रहा है 1:2:1। नॉर्मल जो मेंडेलियन कैरेक्टर होता है मानो हाइब्रिड क्रॉस में, उसमें फेनोटिपिक रेशियो होती है 3:1 और जीनोटिपिक होती है 1:2:1। लेकिन ये तीनों कंडीशन में कंप्लीट डोमिनेंस वो कंडीशन है जिसमें फेनोटिपिक रेशियो 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। लेकिन ये तीनों कंडीशन ऐसे है कि जिनमें फेनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 और जीनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1। सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑल डी। MCQ नंबर 8 देखिए 2008 ईटा में आया हुआ है। इफ़ अ वाइट एंड रेड कलर मिराबलस जलापा प्लांट्स आर क्रॉस्ड, द F1 जनरेशन विल बी ऑल रेड, बी ऑल वाइट, सी ऑल पिंक, डी 1 रेड 2 पिंक 1 वाइट। तो हमारा ऑप्शन है सी ऑल पिंक। ये इसकी बात ये कर रहा है कि F1 में F1 की F2 की बात नहीं कर रहा। अगर F2 की बात कर रहा तो ये ऑप्शन ठीक था। F1 की बात कर रहा है, F1 की बात कर रहा है तो F1 तो आपके पास मिराबलस जलापा में ये है, ये रेड है, ये वाइट, दोनों को क्रॉस किया, F1 आपके पास सारा क्या आया, पिंक। ये आप देखिए ज़रा, ये MCQ अगर इस तरह आया होता कि F2 से F2 का पूछा होता तो ये ऑप्शन ठीक था। F2 में आप ये देखें रेड 1 पिंक 2 वाइट 1, फिर ये ऑप्शन ठीक था डी वाला। लेकिन ये नहीं क्लियर, तो आप MCQs को पहले केयरफुली रीड करेंगे। ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि MCQs का जैसे इस MCQs के अंदर मैं सिर्फ ये चीज़ तो बदल रहा हूँ F2, तो ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। लेकिन अगर ये F1 को पे मैं छोड़ दूँ तो सी ऑल पिंक करेक्ट रहेगा। तो ये मैं बार बार स्टूडेंट को बताता हूँ कि जब आप MCQs की स्टेटमेंट जो है वो केयरफुली रीड किया करें। ये गलती मुझसे भी हो जाती है। परसों स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन पेपर भेजा MCQs का जो एनुअल एग्ज़ाम है, तो उसमें मैंने 2 MCQs की स्टेटमेंट गलत रीड कर दी। पेक्टोरल की जगह मैंने पेल्विक पढ़ा और मैंने ऑप्शन गलत पिक किया, तो
अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और जो स्टेटमेंट्स है उनको बड़े गौर से पढ़ना चाहिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। पार्ट 1 जो सीरीज़ है, जो ईटा में MCQs आए हैं, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं, तो वो MCQs भी कुछ अभी तक जो आए वो 40-50 हैं। तो उनको मैं कोशिश करूँगा जो पार्ट 1 की जो सीरीज़ है वो पार्ट 1A, पार्ट 1B, पार्ट 1C 3 सेशन में कंप्लीट होगी। फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे और फिर हम प्रपोज्ड MCQs की तरफ जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।